नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हमारी एक क्लास है 4 और साथियों इस क्लास के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में आदिकाल को शुरू करेंगे। और आदिकाल में आज हम पढ़ेंगे आदिकाल से जो भी प्रारंभिक रचनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आदिकाल में अपभ्रंश काल की, अपभ्रंश युग की जो भी रचनाएं और रचनाकार हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हम पहला बिंदु लेते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल में भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। अब देखिए वो दो प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी हैं, हम इन पर चर्चा करेंगे। तो ये कुल मिला के ये 12 रचनाएं हैं। 12 रचनाएं हैं और उन 12 रचनाओं को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो पहला जो भाग है वो है अपभ्रंश भाषा की है। अपभ्रंश भाषा की पहले भाग में अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं और दूसरे भाग में आपकी देश भाषा या बोलचाल की रचनाएं हैं। तो अपभ्रंश वाले भाग में कितनी रचनाएं हैं, इसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपकी कुल 4 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? अपभ्रंश भाषा में हमारी कुल मिला के 4 रचनाएं हैं। पहली आपकी जो है वो है विजयपाल रासो। और दूसरी जो रचना है वो है हम्मीर रासो। और तीसरी जो रचना है वो है कीर्ति लता। और चौथी जो रचना है वो है कीर्ति पताका। ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो ये है नल सिंह की। ठीक है, नल सिंह की रचना है। और हमीर रासो सारंगधर की रचना है, सारंगधर। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये रचनाएं विद्यापति की हैं। विद्यापति की ये रचनाएं हैं। तो जो रचनाएं 12 रचनाएं हैं आपके आदिकाल के प्रारंभ में, तो वो अपभ्रंश भाषा की 4 रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो नल सिंह की है, हमीर रासो सारंगधर की, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की है। तो ये अपभ्रंश भाषा की रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए और हम कुल 8 रचनाओं पर बात करते हैं जो बची हैं, देखते हैं। तो ये देश भाषा या बोलचाल की रचनाएं हैं। देश भाषा या बोलचाल, देश भाषा या ये बोलचाल की हैं। पहली है आपकी खुमाण रासो। ये खुमाण रासो जो रचना है वो है दलपत विजय की। दलपत विजय की रचना है। और दूसरी रचना है बीसलदेव रासो। यह है आपके नरपति नालह। और तीसरी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। और यह किसकी है? चंदवरदाई। और चौथी रचना जो है वो है जय चंद्र
जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश यह किसकी है? भट्ट केदार। भट्ट केदार की रचना है, भट्ट केदार की है, ठीक है। और पांचवी जो रचना है वो है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका यह रचना किसकी है? यह है मधुकर कवि की। यह है मधुकर कवि की, जय मयंक जस चंद्रिका। अगली रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। और परमाल रासो रचना है जगनिक की। किसकी है? जगनिक। और अगली रचना है खुसरो की पहेलियाँ। तो खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की हैं। खुसरो की पहेलियाँ। तो खुसरो की पहेलियाँ ये किसकी हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। और आपकी विद्यापति पदावली है, विद्यापति पदावली, इस पर भी चर्चा करते हैं। अगला पेज लेते हैं। देखिए अगली जो रचना है हमारी विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली जो है वो विद्यापति शिव सिंह कृष्ण है ना। विद्यापति शिव सिंह जिसको कृष्ण यहाँ पर प्रतीक है। और लेखिमा देवी कौन है इसमें? राधा। लेखिमा देवी राधा है, ठीक है। देखिए ये कुल हमारी जो उपर्युक्त 12 रचनाएं हैं, 12 रचनाएं, ठीक है। इन 12 रचनाओं में जो हमने आपको बताई, इन 12 रचनाओं में एक तो बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। दूसरी आपकी विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली। और तीसरी जो है आपकी खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ। विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और बीसल देव। इन तीनों रचनाओं को छोड़कर जितनी भी रचना अन्य हैं, अन्य वे सभी वीर गाथात्मक हैं, है ना, वीर गाथात्मक हैं। तो आपकी ये रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं हैं, ये आपकी वीर गाथात्मक नहीं हैं। और सभी रचनाएं कौन सी हैं? वीर गाथात्मक हैं। माने ये 9 रचनाएं इसमें जो बची शेष, वो सभी कौन सी हैं? वीर गाथात्मक। बीसल देव रासो, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, ये सभी आपकी वीर गाथात्मक नहीं है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। देखिए एक महत्वपूर्ण कथन है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने पर, वैसे ही दोहा या दूहा कहने पर कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का, अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का
तो ये जो कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका, यह कथन रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखना है आप, ठीक है। अब देखिए अगला है शुक्ल जी ने, अगला बिंदु हमारा शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास या प्राकृतभास, प्राकृतभास हिंदी, प्राकृतभास हिंदी कहा है। प्राकृतभास हिंदी कहा है किसको? अपभ्रंश को। अपभ्रंश को प्राकृतभास हिंदी किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभक्त किया। अब देखिए वो 4 प्रकरण कौन से हैं, उन पर हम बात करेंगे। देखते हैं अगला, उस पर हम बात करेंगे। हमारा पहला है प्रकरण 1। प्रकरण 1 है सामान्य परिचय। प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य। और प्रकरण 3 है हमारा देश भाषा काव्य। और प्रकरण 4 है फुटकल रचनाएं। ठीक है। तो शुक्ल जी ने इन 4 प्रकरणों में आदिकाल को बांटा। पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य और चौथा फुटकल रचनाएं। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखना। जो अपभ्रंश नाम है, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य या अपभ्रंश की जो रचनाएं और रचनाकार। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य में महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं
शती से 11वीं शती के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। तो सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य में हम प्रमुखता बात करेंगे तो किसकी करेंगे? कवि जोइंदू की। जोइंदू जिनको योगींद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगींद्र भी कहते हैं। तो देखते हैं, जोइंदू कवि की जो रचनाएं हैं वो प्रमुखतः 2 रचनाएं मिलती हैं। एक तो परमात्म प्रकाश और इनकी दूसरी रचना मिलती है योग सार। अपभ्रंश भाषा में जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। दोहा छंद से, जबकि हिंदी में अपभ्रंश नहीं, जबकि हिंदी में सरहपा से। यह बात याद रखना है, दोहा छंद का जो आरंभ माना जाता है अपभ्रंश में तो जोइंदू से, लेकिन हिंदी में किससे माना जाता है? सरहपा से। चलिए देखते हैं, अगला हमारा जो कवि है वो हैं स्वयंभू। और स्वयंभू का समय 783 ईस्वी माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ प्रमुखता मिलते हैं। 3 ग्रंथ स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं। पहला तो है पौमचर्यू। दूसरा है ऋट्ठनेमि चर्यू। इसमें क्या है? कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। कृष्ण के चरित्र का वर्णन किसमें? आपका ऋट्ठनेमि चर्यू। और तीसरा जो है वो है स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू की जो 3 रचनाएं हैं वो हैं पौमचर्यू, ऋट्ठनेमि चर्यू और स्वयंभू छंद। अब देखिए, पौमचर्यू में अगर हम देखते हैं, पौमचर्यू इनका यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पौमचर्यू। तो पौमचर्यू जो है इसमें 5 कांड हैं और इसमें 12,000 कितने? 12,000 श्लोक हैं, श्लोक छंद। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात जो है वो है राम के चरित्र का वर्णन है, या राम के चरित्र का वर्णन। और अपभ्रंश का यह आदि काव्य है। तो पौमचर्यू के बारे में जानते हैं। 5 कांड हैं, 12,000 श्लोक छंद हैं, राम के चरित्र का वर्णन है और अपभ्रंश
या अपभ्रंश का आदि काव्य है। और देखते हैं पौमचर्यू के बारे में। इसमें अपभ्रंश, इसमें अपभ्रंश की कड़वक शैली, कड़वक शैली, ये कड़वक शैली क्या है? 7 चौपाई के बाद एक दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा, ठीक है। मतलब कड़वक शैली में यह इनकी प्रथम रचना है। पौमचर्यू, पौमचर्यू है वो कड़वक शैली में स्वयंभू की प्रथम रचना है। और इसको पूरा किसने किया है? इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। त्रिभुवन ने पूरा किया है। अब देखिए, स्वयंभू को डॉक्टर भयाणी हुए हैं। डॉक्टर भयाणी स्वयंभू को, या डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का कालिदास कहा है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है। अब देखते हैं, स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि कहा जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि कहा जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। और रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। देसी भाषा कहा है। देसी भाषा कहा है। तो हमने यहाँ स्वयंभू और जोयेंदु पर विस्तृत चर्चा की, और कल हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे अगले कवि जो हैं हमारे पुष्पदंत, और पुष्पदंत के बाद जिनदत्त सूरी, उसके बाद अब्दुल रहमान। कल हम अपभ्रंश साहित्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग क्लास में अनवरत बने रहिए, और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक भी करें, और वीडियो को शेयर भी करते रहें, अपने साथियों तक इसको पहुंचाते भी रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।